नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और लेके आए हैं बच्चों में, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है दैट इज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर। आसान सवाल है ये भी ना। द रियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 इज 0। में Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट आएगा उसका रियल पार्ट हमें 0 दिया हुआ है ना। एंड द रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देन ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD में, यानी अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखें तो पता लगाना है अपने को, ये इमेजरी पार्ट लिखा हुआ है ना, दिस इज IMZ, मतलब इमेजरी पार्ट ऑफ Z। तो इनके इमेजरी पार्ट जो हैं Z1 Z2 के जो इमेजरी पार्ट्स हैं उनके हमें साइन चेक करने हैं कि वो अपोजिट साइन के हैं या सेम साइन के हैं ना। दो ऑप्शन में अपोजिट साइन लिखे हुए, जैसे C और B ऑप्शन में Z1 Z2 के इमेजरी पार्ट, ये Z1 लिखा हुआ है, दिस इज Z1, दिस इज Z1। यहां Z2 लिखा हुआ है बच्चों। तो C ऑप्शन के अंदर Z1 Z2 के इमेजरी पार्ट, C ऑप्शन के अंदर ये IMZ2 लिखा हुआ है ना, C ऑप्शन के अंदर और B ऑप्शन के अंदर Z1 Z2 के इमेजरी पार्ट अपोजिट साइन के हैं, जबकि A और D ऑप्शन में Z1 Z2 के इमेजरी पार्ट सेम साइन के ना। तो सवाल बड़ा आसान है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं और x प्लस आइटा y की फॉर्म में एज्यूम कर लिया हमने। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1, x1 प्लस आइटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2। अब एक तो इनका सम के बारे में दिया हुआ है, इनके सम का जो रियल पार्ट है वो 0 के बराबर है ना। सिंस रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 is equal to 0, it implies x1 plus x2 is equal to 0, it implies x1 plus x2 is equal to 0। this is information number 1। एक हमें दिया हुआ है कि इनके जो प्रोडक्ट है, तो Z1 Z2 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वी कैन इजीली कैलकुलेट देयर प्रोडक्ट एंड वी विल गेट x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 एंड प्लस x2 y1, ये इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ना। लेकिन जो प्रोडक्ट का रियल पार्ट है वो 0 दिया हुआ है हमें, therefore this is equal to 0, ये हमें 0 दिया हुआ है बच्चों ने। तो यहां से लिख सकते हैं हम x1 x2 is equal to y1 y2, बिकॉज ये गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is equal to 0 implies this। अब लेकिन x1 x2 में रिलेशन हमारे पास है, हम लिख सकते हैं ये x1 प्लस x2 लिखा हुआ है ना, तो x2 को लिख सकता हूं मैं माइनस x1। तो since x2 is equal to minus x1, x2 is equal to minus x1, therefore we can say that y1 into y2 will come out to be minus x1 square। अब y1 y2 क्या है, जो Z1 Z2 हैं उनके इमेजरी पार्ट्स हैं, y1 Z1 का इमेजरी पार्ट है और y2 Z2 का इमेजरी पार्ट है ना, और उनके इमेजरी पार्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है हमारे पास है ना, 0 तो किसी ऑप्शन में है नहीं हमारे पास है ना। तो हम यही बोल सकते हैं कि Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके इमेजरी पार्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इनके इमेजरी पार्ट का वो अपोजिट साइन के होंगे ना। और इमेजरी पार्ट अपोजिट साइन के एक तो B ऑप्शन में है ना और एक C ऑप्शन में है ना। तो जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, B एंड C बोथ विल बी करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। इस तरह का सवाल क्लास में भी करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है ना। 3 rotten apples are mixed with 7 good apples। 3 rotten apples are mixed with 7 good apples। तो एप्पल कितने होगा, टोटल एप्पल होगा हमारे 10 हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ एप्पल जो होगा हमारे पास, टोटल एप्पल्स इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। 7 इनमें गुड है हमारे पास और 3 rotten एप्पल्स हमारे पास हैं। आगे लिखा हुआ है now 4 apples are selected at random without replacement। if random variable x represents the number of rotten apples drawn then we have to find the value of this। ये वैल्यू हमें निकालनी है और इसमें मेंशन किया हुआ है mu is representing the mean and the sigma square is representing the variance of the probability distribution for the number of rotten apples drawn। तो हमें मीन और वेरिएंस निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी बच्चों अपने को ना, और टेबल फॉर्म करके ही हम निकाल पाएंगे ना। तो आई थिंक टेबल हम फॉर्म कर सकते हैं ना। तो जो रैंडम वेरिएबल को ड्रॉ कर लेता हूं मैं और इसके साथ प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ कर लेता हूं ना। टोटल एप्पल हमारे पास 10 है, 7 गुड है और 3 रोटन एप्पल्स है ना। तो हो सकता है मैं 4 एप्पल निकाल रहा हूं 10 में से ना,
तो हो सकता है एक भी रोटन एप्पल नहीं आएगा, या फिर एक रोटन एप्पल आएगा, या दो रोटन एप्पल आएंगे चार में से, या तीन रोटन एप्पल आएंगे ना। तीन से ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि 10 में से तीन रोटन एप्पल हैं और 10 हमारे पास, 7 जो है गुड एप्पल्स हमारे पास है। अब टोटल हमारे पास 10 है, टोटल इज 10। इन 10 में 7 गुड है हमारे पास और 3 है रोटन एप्पल्स। 4 मुझे निकालने हैं ना, तो अगर मैं रेंडमली 4 निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 10C4। अब मुझे निकालना है एक भी रोटन एप्पल नहीं आया उन 4 में से, तो दैट इज 7C4, दैट इज 7C4, दैट विल बी 7C4 अपॉन 10C4। ये एक भी रोटन एप्पल नहीं आया हमारे पास। अब एक रोटन एप्पल आ जाए तो वो 3 में से आएगा, इसका मतलब 3C1 और इंटू 7C3 अपॉन 10C4। अब दो रोटन एप्पल आ जाए हमारे पास तो 3C2 इंटू 7C2 अपॉन 10C4, और 3 रोटन एप्पल आते हैं तो 3C3 इंटू 7C1 अपॉन 10C4। अब ये हमें कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या तो एक भी रोटन एप्पल नहीं आएगा, एक आएगा, दो आएगा, 3 आएंगे। इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 7C4 विल बी सेम एज 7C3 और ये 35 आ जाता है, हम जानते हैं ना। 7C2 को अगर मैं निकालना चाहूं दैट विल कम आउट टू बी 21, और 7C1 हम जानते हैं 7 होगा ही होगा ना। तो ये बेसिकली आएगा 35 अपॉन 210, 35 अपॉन 10C4 अगर मैं निकालूंगा तो 10C4 विल कम आउट टू बी 210। ये सब निकाल सकते हैं हम चाहें तो ना। अब ये 35 इंटू 3 हो जाएगा, दिस इज 35 इंटू 3 अपॉन 210। यहां से अगर मैं निकालता हूं तो 3C2 इज 3 एंड 7C2 इज 21 अपॉन 210, और यहां से अगर मैं निकालता हूं तो दिस इज 7 अपॉन 210। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। 210 को रहने देते हैं सबके अंदर ताकि कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा ना। अब एक तो मीन निकालना है बच्चों में, म्यू निकालना है, और एक वेरिएंस निकालना है। तो म्यू निकालने के लिए म्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो पी आई एक्स आई का एक कॉलम बना लो बस आप, है ना। तो ये पी आई एक्स आई का मैं एक कॉलम बना लेता हूं यहां पर। पी आई एक्स आई का कॉलम बनाने से हमारा काम चल जाएगा। तो व्हाट इज पी आई एक्स आई? 0, ये 0 आ जाएगा। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो पी आई एक्स आई इज 105 अपॉन 210, ये 210 आ जाएगा। अगेन पी आई एक्स आई तो आ जाएगा 6, दिस इज 6 इंटू 21 अपॉन 210 पी आई एक्स आई। फिर अगर मैं पी आई एक्स आई निकालूंगा दैट इज 21 अपॉन 210। अब सिग्मा पी आई एक्स आई मुझे निकालना है, तो इन सबको मैं ऐड कर देता हूं ना। तो ऐड करने पर इन सबका जो डिनोमिनेटर है वो मैंने मेंटेन कर रखा है 210। न्यूमरेटर को मैं ऐड कर देता हूं तो वी गेट 105 प्लस 6 इंटू 21 इज, दिस इज 6 इंटू, यानी 126 आ गया, 126 एन प्लस 21। तो ये मैं निकाल सकता हूं यहां से ना। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? दिस इज 105 यहां मेंटेन रहेगा। इनको मैं ऐड करता हूं तो 7 वी गेट 4 एंड 1 अपॉन 210। और यहां से अगर मैं निकालता हूं 5 2 अपॉन 210। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, और सिंप्लीफाई करके अगर मैं देखता हूं ना तो इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूं अगर मैं, तो 7 से अगर मैं कैंसिल करूं तो 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। दैट विल कम आउट टू बी 6/5, दैट विल कम आउट टू बी 6/5। तो मीन तो आ गया बच्चों 6/5, म्यू की वैल्यू आ गई 6/5। अब वेरिएंस चाहिए हमें ना, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं ना। यहां से अगर हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएं तो एक कॉलम और डेवलप करना पड़ेगा अपने को इसमें ना, बस कैलकुलेटिव होता है, अदरवाइज फॉर्मूला वगैरह याद हो तो निकाल तो सकते हैं बड़ी आसानी से। तो सिंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू हम कैलकुलेट कर चुके ना, दैट इज 6/5। अब ये मुझे यहां से वेरिएंस और निकालना है ना, फिर मैं इनको ऐड कर दूंगा और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर का एक कॉलम हमें और जनरेट करना पड़ेगा। तो पी आई और इंटू एक्स आई स्क्वायर, ये एक कॉलम और जनरेट करना पड़ेगा। तो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई तो 0 आ जाएगा। फिर अगेन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई दैट विल रिमेन सेम, 105 अपॉन 210 एक्स आई स्क्वायर
एन इंटू दिस, तो 4 आ जाएगा, 4 से 24 हो जाएगा वो ना, 21/210। और अगेन एक्सआई स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, तो 9 इंटू 21/210, ये ऐसा आ गया ना। तो सिग्मा पी आई एक्सआई स्क्वायर में निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से, और यहां से यूज कर लूंगा ना। तो इनको यहीं अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैलकुलेट करके निकाल सकता हूं उसको मैं और यहां से देख सकते हैं हम, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो म्यू स्क्वायर मेरे पास है ही सही, और म्यू स्क्वायर को अगर मैं निकालूंगा तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, मान लो अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, चलो चलने देते हैं इसको ना। तो 24 इंटू 21 निकाल सकते हैं अपन, इन सबको मैं ऐड करूंगा और म्यू स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा ना। तो माइनस करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 105 प्लस 24 इंटू 21 में निकाल सकता हूँ ना, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं हम चाहें तो, या डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो वहां से भी निकालना आसान रहेगा ना। तो 24 इंटू 21 में निकाल सकता हूँ कैलकुलेट करके। 504 आ जाएगा वो, दैट इज 504 प्लस अब निकालना चाहता हूं मैं 9 इंटू 21, तो दैट इज अपॉन 210 माइनस, एंड म्यू स्क्वायर इज 36/25, म्यू स्क्वायर इज 36/25, 6 से मैंने कैंसिल किया था तो 6/5 आया था, म्यू स्क्वायर इज 36/25। बस इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करेंगे इसको, तो म्यू स्क्वायर आई थिंक विल कम आउट टू बी 14/5, क्या आता है मेरे हिसाब से 14/5, दिस विल कम आउट टू बी 14/5, दिस विल कम आउट टू बी 14/25, ये 14/25 आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, वो कैलकुलेटिव पार्ट है ना, उसको किया जा सकता है। देयरफॉर म्यू इज दिस, म्यू आ गया हमारे पास, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 6/5 एंड वेरिएंस इज दैट इज 14/25, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इंटू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इंटू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 10 प्लस म्यू इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो 10 तो 10 रहेगा, दैट इज 6/5 एंड दैट इज 14/25। मतलब यहां से मैं थोड़ा कैलकुलेट करके अगर निकालूंगा तो 10 तो 10 रहेगा, ऐसा मैं 25 ले सकता हूं यहां से ना, और कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा शायद, 30 प्लस 14 एंड दैट इज 10 इंटू 44/25, तो दैट विल कम आउट टू बी 88/5, 80/5। तो थोड़ा कैलकुलेट था, टाइम लग रहा था इसमें, टेबल वगैरह बनाने में टाइम लगा, एंड द करेक्ट आंसर विल कम आउट टू बी 88/5। ठीक है बच्चों, इस तरह से, हालांकि टाइम तो लगा कैलकुलेट करने में, लेकिन आसान था, कैलकुलेट होता जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों अपन, है ना। पीएनसी से वो प्रोबेबिलिटी का था, या पीएनसी का है ना। द 5 डिजिट नंबर, अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, with repetition of digit is allowed, with repetition of digits is allowed. If all such numbers are written in descending order, then what is the position of the number 35337? तो जो रैंक निकालते हैं ना हम, किसी वर्ड की रैंक निकालते हैं, उसी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है हमारे पास। नंबर 5 डिजिट का है हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड है, तो ये 5 प्लसेस मैंने जनरेट कर लिए यहाँ पर, है ना। नंबर को, जो नंबर बन रहे हैं ऑल पॉसिबल नंबर, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले 7 आएगा हमारे पास, है ना, तो 7 वाले मैं काउंट कर लूंगा, क्योंकि हमें इस नंबर पे फोकस करना है, इस नंबर की पोजीशन निकालनी है। तो पहले वो नंबर बनेंगे जो 7 से स्टार्ट होंगे, उसके बाद फिर वो नंबर आएंगे जो 5 से स्टार्ट होंगे, है ना। ये सब नंबर इससे बड़े होंगे, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, तो पहले बड़े नंबर आएंगे, उसके बाद छोटे नंबर आते रहेंगे ना। उसके बाद जो डिजिट आएगा हमारे पास वो 3 आएगा, लेकिन जो नंबर रिक्वायर्ड है वो भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें 3-5 वाला चाहिए। तो 3-5 वाले के पहले क्या आएगा, 3-7 वाला आएगा, ये मैं काउंट कर लूंगा। 3-7 के बाद 3-5 आएगा, हमें भी लेकिन 3-5 चाहिए, तो 3-5 के बाद एक बढ़ा देंगे हम, 3-5-7 वाला काउंट कर लेंगे हम। इसके बाद जो नंबर आएगा वो 3-5
7 के बाद वापस 5 का नंबर आएगा, 3 5 5 वाला भी इससे बड़ा होगा। नेक्स्ट जो नंबर आएगा 3 5, 7 रख चुके हैं हम, 5 रख चुके हैं, अब 3 वाला आ जाएगा, लेकिन हमें जो चाहिए वो 3 5 3 वाला ही है ना, तो इसके बाद एक बढ़ा दो आप, तो यहां 7 को प्लेस कर देंगे एक बार हम, 3 5 3, फिर यहां 5 को प्लेस कर दो आप। अब जब 3 वाला आएगा तो वो तो हमें चाहिए सही ना, 1 2 3 4 5, तो 3 5 3 3। अब इसके नेक्स्ट बाद और कौन सा आएगा, 7 ही आएगा ना, तो ये लास्ट नंबर हमारे पास है, इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ इस नंबर तक की पोजीशन निकालनी है हमें। बस अब तो भरना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब बड़ी आसानी से इसको फिल किया जा सकता है। तो 4 प्लेसेस बचे हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पर अगेन 4 प्लेसेस वैकेंट है, तो इनको भरने के अगेन 5 टू द पावर 4 वेज हो गए ना। यहाँ 3 प्लेसेस को फिल करना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 टू द पावर 3 आएगा। यहाँ 2 प्लेसेस बचे, इनको भरने के लिए रिपीटेशन अलाउड है, 5 टू द पावर 2 आएगा। यहाँ पर अगेन 2 प्लेसेस है, 5 टू द पावर 2 आ जाएगा। यहाँ 1 प्लेस वैकेंट है तो 5 रेज़ टू पावर 1 आएगा। यहाँ पर 1 प्लेस वैकेंट है तो 5 टू द पावर 1 आएगा, और ये नंबर खुद इटसेल्फ काउंट होगा ना। बस इन सबको जोड़ देंगे अपने ना, इनको ऐड करेंगे तो वी गेट 1436, इनको ऐड करने पर आ जाएगा 1436। तो रैंक वाले सवाल जिन बच्चों को आते हैं, क्लासे भी हैं, क्लासेस में अपने शीट वगैरह के अंदर भी आते हैं, तो ये भी आई थिंक थोड़ा आसान था। जनरली अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं ना, लेकिन ये जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं, ये डिसेंडिंग में पूछा गया था तो उल्टा स्टार्ट करना पड़ा, जो नंबर बड़े थे वहां से काउंट करना स्टार्ट किया हमने ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन ना, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं ना। कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो पता लगाना है कि एफ एक्स 1 1 है, मैनी 1 है, इस इंटरवल के अंदर है क्या, या ऑलवेज 1 1 है, या इस इंटरवल के अंदर 1 1 आ रहा है ना। तो वही डिफरेंशिएट कर दो मेरे हिसाब से, तो बेस्ट तरीका यही है ना, एफ डैश एक्स हम निकाल सकते हैं और एफ डैश एक्स निकाल के देखा जा सकता है ना। तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा तो सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन टूल अप्लाई कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल रिमेन एज सच। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट वी गेट 4x प्लस 1 माइनस अगेन दिस विल रिमेन सेम 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, और यहां अगर हम देखेंगे तो विल कम आउट टू बी 2x डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो सिंप्लीफाई करने पर बच्चों ये आ जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब अलग अलग इंटरवल दे रखे हैं, 0 से 2 दिया हुआ है, उसमें 1 1 आ रहा है क्या, मैनी 1 आ रहा है क्या ना। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये मेरे हिसाब से आई थिंक इस तरह से आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं उसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इस तरह से देखा जा सकता है इसको ना। अब क्लियरली दिख रहा है कि अगर एक्स 0 से 2 में हमारे पास है, अगर एक्स 0 से 2 में हमारे पास रहेगा तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो है ना, और अगर एक्स 0 से 2 में रहेगा तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, therefore the function will be 1 1 for every value of x belongs to 0,2। 0,2 में आने वाली हर वैल्यू पर जो है ये 1 1 होगा, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है, यही आंसर होगा इसका ना। 0 से 2 के अंदर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर x 0 से 2 के अंदर है, इफ x लेस देन 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 का जो इंटरवल आ जाएगा दैट इज लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1, तो यहाँ से x माइनस 1 होल स्क्वायर का इंटरवल आ जाएगा दैट इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। यानी अगर x 0 से 2 में होगा तो ये 1 से छोटा ही आएगा ना, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, हैंस डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटरवल में पॉजिटिव है और वो कंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन आ जाएगा ना। ठीक है बच्चों, इससे भी डिफरेंशिएट करके हमें जज करना था बस है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर है ना, पाइनेबल से रिलेटेड सवाल है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -9, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो बस जनरल टर्म लिखेंगे और दोनों के कोएफिशिएंट निकाल के उनको इक्वेट कर देंगे ना, वहां से हमें कुछ r वगैरह की वैल्यू आएगी और फिर हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो सिंस वी कैन राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज tr plus 1 is equal to ncr x, that is alpha x whole power n minus r a raised to power r, that is minus 1 by beta x whole power r। इसको अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो वी गेट 11cr इंटू माइनस 1 टू द पावर r को मैंने सबसे पहले अलग कर लिया ना, इंटू अल्फा टू द पावर 11 माइनस r इंटू बीटा रेस्ट टू पावर माइनस r और इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 11 माइनस 2r। ये ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों इसको मैंने। नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9, 11 minus 2r must be equal to 9 and therefore r is equal to 1।
therefore we can say that therefore coefficient of x to the power 9 is equal to, और अगर r को मैं 1 रखता हूं बच्चों तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस साइन मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया, 11c 1 आ जाएगा। r को अगर मैं 1 रखता हूं तो वी गेट अल्फा रेस्ट टू पावर 10 इंटू बीटा रेस्ट टू पावर -1, और वो मैंने इसको 9 के बराबर इक्वेट कर लिया था। नाउ अगेन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -9, नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -9, for the coefficient of x to the power -9, 11 minus 2r must be equal to -9. It implies r will be equal to 10. और अगर r 10 है, अगर मैं 10 रखता हूं तो यहां से मुझे x की पावर -9 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा ना। Therefore coefficient of x to the power -9 is, therefore coefficient of x to the power -9 is equal to, तो मुझे r को 10 रखना है यहां पर, है ना, तो 11c 10 आएगा, that is same as 11c 1, that is same as 11c 1, 11c 10 is same as 11c 1, माइनस 1 रेस्ट टू पावर 10 1 हो जाएगा। यहां पर अगर मैं 10 रखूंगा तो यहां आएगा अल्फा रेस्ट टू पावर 1, और अगर मैं यहां 8 को 10 रखता हूं तो वी गेट बीटा रेस्ट टू पावर -10। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -9। अब हमें दिया हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -9 आर इक्वल, तो इनको इक्वेट करेंगे और कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ना, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हमें निकालना है ना। तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया ना, जैसे ही मैं इनको इक्वेट करता हूं व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज -11, 11c1 इज सेम एज 11, तो अल्फा रेस्ट टू पावर 10 इनटू बीटा रेस्ट टू पावर -1, ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर -9 है हमारे पास, तो ये 11 इनटू अल्फा रेस्ट टू पावर 1 इनटू बीटा रेस्ट टू पावर -10। मतलब यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वी गेट अल्फा रेस्ट टू पावर 9 एंड बीटा रेस्ट टू पावर 9 इज इक्वल टू -1। It implies alpha beta is equal to -1, and therefore we can say that alpha beta whole square will come out to be 1. The value of this will come out to be 1. तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा बच्चों ना।